नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं साक्षी गर्ग का एस्से का आंसर राइटिंग। उन्होंने अपना एस्से हिंदी में कैसे लिखा था। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है, मतलब आपको एक आइडिया मिलेगा कि एस्से लिखा कैसे जाता है। तो इनका जो है 2018 की टॉपर हैं ये, हिंदी मीडियम से। तो इनकी कॉपी, इन्होंने अपनी कॉपी कैसे लिखा था तो चलो देखते हैं। इनको जो है 135 नंबर मिला था और सराहनीय प्रयास है। दृष्टि का इन्होंने ज्वाइन किया था। अब इनको ये निबंध इसमें दिया गया है। जैसे पहला निबंध है, प्रत्येक असफलता में एक अवसर छिपा होता है। दूसरा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार जिसका सबसे ज़्यादा दमन तथा दुरुपयोग हुआ। तीसरा है, समृद्ध राष्ट्र हेतु स्वस्थ राष्ट्र एक पूर्व शर्त है। चौथा है, देशभक्ति मेरा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती। मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति जीत नहीं होने दूंगा। कट्टर राष्ट्रवाद पर व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के उपरोक्त विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो इन्होंने चौथा निबंध लिखा है। चौथा निबंध है, देशभक्ति मेरी आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती। मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में जो है टिप्पणी करना है। तो इन्होंने चौथा निबंध लिखा है। तो इनकी ये हैंड राइटिंग है और इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है। इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है। चलो देखता हूँ क्या लिखा है इन्होंने लिखा है, किसी भी भूभाग व सरकार को मिलाकर राष्ट्र का निर्माण होता है और जब यह राष्ट्र ही सब कुछ हो जाए तो यही अमूर्त उग्र भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। संक्षेप में कहे तो मैं और मेरे देश की भावना की राष्ट्रवाद है। इसे दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला, जब अपने राष्ट्र के हित ही सब कुछ हो, राष्ट्रहित की प्राप्ति के लिए प्राण न्यौछावर तक करने की तत्परता हो। और दूसरा, जब अपने राष्ट्र के हित दूसरे राष्ट्र के हितों के विरुद्ध हो जाए, जहां मानवता मानव कल्याण जैसे मुद्दे गौण हो जाएं और राष्ट्रवाद प्राण लेने तक को न्यौछावर हो जाए, अर्थात अहंकार राष्ट्रवाद। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस प्रकार की देशभक्ति को संकुचित दृष्टि से देखा है, अर्थात यह एक सीमित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। टैगोर जी के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी एक है और इसे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता और मानवता किसी व्यक्ति का हित अहित दया करुणा की संवेदनाएं सीमा रेखा से कहीं ऊपर होती हैं। आज के दशकों के बाद वैश्विक स्तर पर हो रही उथल पुथल के कारण टैगोर का कथन पुनः विश्लेषण का विषय बन गया है। जहां मध्य पूर्व सीरिया जैसे देशों में राष्ट्रवाद के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, बड़े स्तर पर नरसंहार, बलात्कार, शरणार्थी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वहीं यूरोप के देश में अपनी नस्ली श्रेष्ठता संसाधनों की बचत के नाम पर सीमाओं पर फेंसिंग कर रहे हैं। जर्मनी द्वारा बनाई गई दीवार तो प्रत्यक्षता ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे किसी ने मानवता पर पर्दा डाल दिया हो। अमेरिका द्वारा उग्र अंधराष्ट्रवाद से अभिभूत होकर पेरिस सम्मेलन जैसे मानवतावादी समझौते से वापसी की घोषणा कर ली गई। सीमा पर जन्म, नस्ल, धर्म, जाति, रंग के आधार पर आवागमन निषिद्ध कर दिया गया। देश के कोने कोने में राष्ट्रवाद की आड़ में पर्यटकों को राजनीतियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। वर्तमान में हो रही इन घटनाओं के कारण यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, राष्ट्रवाद बड़ा है या मानवता। इसके उत्तर हेतु राष्ट्रवाद के पक्ष विपक्ष में पर्याप्त विश्लेषण करने की आवश्यकता है। वस्तुतः राष्ट्रवाद की भावना से देश में एकता अखंडता की भावना को ही बल प्रदान होता है। हम एक हैं
की भावना पनपती है और इस भावना में इतना बल होता है कि यह किसी भी ताकतवर विदेशी गुलामी को परास्त कर देती है। अर्थात यह राष्ट्रवाद है जिसके कारण संप्रभुता प्राप्त की जाती है। परंतु अतीत में छुपी हुई घटनाओं के संदर्भ में देखें तो इस भावना के दुष्प्रभाव प्रकट हुए हैं, जिसका दंश किसी एक महाद्वीप को नहीं अपितु पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है। राष्ट्रवाद के कारण ही अपने देश की विस्तार करने की भावना को बल मिला और इसी की संतान के रूप में उत्पन्न हुई उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद। इस मंतव्य ने अफ्रीका महाद्वीप का बंदरबाट किया, वहाँ के निवासियों के साथ पशुओं जैसे व्यवहार किया गया। इसी मंतव्य ने भारत जैसे आत्मनिर्भर संपन्न खुशहाल देश को गुलाम बनाया और अकाल, महामारी, भूखमरी, आत्महत्या, कुपोषण जैसी आपदाओं के हवाले कर दिया। राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित मेजनी ने पुलिस नीति की अनुकरण किया। नेपोलियन द्वारा एक फ्रांस की भावना के अंतर्गत ही यूरोपीय राजनीति को जटिल बना दिया गया। इसके आगे राष्ट्रवाद ने ही बिस्मार्क को प्रेरित किया और उसने संपूर्ण यूरोप को शतरंज की गोलियों की तरह अस्त व्यस्त कर दिया। इसी में हिटलर, मुसोलिनी कट्टरपंथियों को जन्म हुआ और नाजीवाद, फांसीवाद की आड़ में संपूर्ण विश्व को प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध की भयावह में धकेल दिया। इन युद्धों के लाखों लाख सैनिकों की मौत हुई और महिलाएं विधवा हो गईं, बच्चों को मार दिया गया। अर्थात यह मानवता की हत्या का चरम था। आगे सोवियत संघ व अमेरिका द्वारा साम्यवादी पूंजीवाद विचारधारा के आधार पर संपूर्ण विश्व में दो गुटों में बांटकर शस्त्रीकरण की होड़ लगा दी। संपूर्ण राजस्व सैन्य सामग्री में खर्च होने के कारण आम जनता बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, अकाल, आत्महत्या की शिकार होने लगी। साथ ही पूरा विश्व किसी बड़े विनाश के डर से पल पर दम तोड़ रहा था। इन घटनाओं की प्रतिलिपि वर्तमान में सीरिया आतंकवाद, नरसंहार, यूरोपियों द्वारा शरणार्थी प्रवेश निषेध, ब्रजहित पेरिस सम्मेलन, अवहेलना, उत्तर कोरिया द्वारा लगातार परमाणु परीक्षण के रूप में देखी जा सकती है। इसके साथ ही पूरे विश्व सामने यह प्रश्न खड़ा करती है, जहाँ राष्ट्रवाद शुरू होता है वहीं से मानवता समाप्त हो जाती है। यदि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राष्ट्रवाद का भी उजला पल है। कहा जाता है कि राष्ट्रवाद ने ही साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद को जन्म दिया और राष्ट्रवाद ने ही इनका अंत किया। देशभक्ति की भावना ने संपूर्ण गुलाम देशों में चिंगारी भर दी, जिसमें जन सिपाही बन गया और भारत, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व देश स्वतंत्र हो गए। यही राष्ट्रवाद की भावना जो सैनिकों को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी देश की सुरक्षा के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रवाद के कारण ही देश के विकास को बल मिलता है। अर्थात कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद बुरा नहीं है, परंतु अहंग राष्ट्रवाद घातक है। राष्ट्रवाद और मानवता में कोई तुलना संबंध नहीं, मानवता सर्वोपरि है। टैगोर जी की टिप्पणी आज दशकों बाद भी विश्व स्तर पर विद्यमान जटिल समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। आज संपूर्ण विश्व को मानवता के मूल्य को समझते हुए शरणार्थी समस्या को समाधान करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या का निराकरण करना चाहिए। मानवता का कोई विकल्प नहीं है। राष्ट्र की सीमाओं में बांध कर नहीं रखा जा सकता। भारत की प्राचीन संपन्न गौरवमयी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की सीख देती है। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारी माता है, हमें सदैव इसके कल्याण हेतु तत्पर रहना चाहिए। पक्ष पर विश्लेषण कर अस्पष्टता कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद एक सीमा तक होना चाहिए, परंतु जब राष्ट्रवाद किसी के प्राणों पर हावी हो जाए तो मानव कल्याण पर हावी हो जाए तो यह राष्ट्रवाद नहीं अंधराष्ट्रवाद होता है। और अंधराष्ट्रवाद मात्र सामने वालों को ही नहीं अपितु स्वयं को भी नुकसान पहुंचाती है। आज वैश्वीकरण के युग में यह बहुत ही आवश्यक है कि राष्ट्रवाद व मानवता के अंतर को समझे। संपूर्ण विश्व इस परिप्रेक्ष्य में भारतवर्ष को आदर्श प्रतिमान के रूप में ले सकता है। भारत के मात्र प्राचीन काल में ही वसुधैव कुटुंबकम का नारा नहीं दिया, अपितु वर्तमान समय में भी अपने संस्कारों का भली भांति अनुकरण कर रहा है। आज़ादी बाद शरणार्थी समस्या विद्यमान अफ्रीका जैसे गुलाम देशों स्वतंत्रता की परोपकारी
गुटनिरपेक्षता आंदोलन, पंचशील समझौता, कांगो स्वेज नहर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की मदद, फिलिस्तीन का समर्थन, आतंकवाद का नेपाल, भूकंप सहायता ऑपरेशन, राहत, अफ्रीका को सस्ती दर पर जेनेरिक दवाओं का आपूर्ति आदि के माध्यम से भारत ने सदैव मानवता को प्रदर्शित किया। यह पूरे विश्व के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण, संपूर्ण वैश्विक समुदाय को आदर्श का पालन करना चाहिए, जिससे संपूर्ण विश्व में शांति, समृद्धि, खुशहाली, संपन्नता, समावेशिता को वास्तविक धरातल पर चरितार्थ किया जा सके। तो उन्होंने यह ऐसे लिखा, बहुत बढ़िया ऐसे इन्होंने लिखा है, और इनका ऐसे में बहुत अच्छा नंबर आया था। दोस्तों, आपको एक आइडिया लगेगा कि ऐसे लिखा कैसे जाता है, कैसे शुरू किया जाता है, क्या क्या कोट किया जाता है। तो इन्होंने इस तरह से, और दूसरा इन्होंने फिर पार्ट दूसरे में लिखा है, जो पार्ट दूसरा में पूछा गया था पार्ट बी में, पर्यावरणीय सरोकार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नवीन प्रेरक बल, एक दिशाहीन छात्र आंदोलन समाज के लिए खतरा, न्यायिक जवाबदेही, न्याय सुनिश्चित करने हेतु एक आवश्यक साधन, 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना एक सपना या हकीकत। तो 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना एक सपना या हकीकत इन्होंने लिखा है। तो दोस्तों, इस तरह से इन्होंने जो है निबंध लिखा है, और आगे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैंने बस आपको एक आइडिया दिया है कि इन्होंने इस तरह से लिखा है। आप वीडियो को स्लो मोशन में आप इसे पढ़ सकते हैं और एक अच्छा आंसर राइटिंग बना सकते हैं और इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपना आंसर राइटिंग किया, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि लिखना कैसे है, क्या क्या कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो आप वीडियो को स्लो मोशन करके आप पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ कि इन्होंने लिखा कैसे है, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको लिखना कैसे है। तो इनके कॉपी को पढ़िए और इंस्पिरेशन लीजिए और अपने आंसर राइटिंग को अच्छे से लिखिए। वीडियो को आप पॉज करके धीरे धीरे कर सकते हैं या फिर स्लो मोशन पे कर सकते हैं। मैं बस आपको दिखा दे रहा हूँ बस। दोस्तों, और भी टॉपर की आंसर राइटिंग आपको देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम और भी जो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं उनकी कॉपी को ज़रूर दिखाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो तब तक आप इस चीज़ को समझते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।